नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में बढ़ने लगी ठंड, अगले 2 दिनों में और गिरेगा पारा, चलेंगी सर्द हवाएं। झारखंड में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। खासकर राज्य के दक्षिणी जिलों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और शाम के समय कनकनी बढ़ गई है। हालांकि उत्तरी हिस्सों, खासकर संथाल परगना के जिलों में फिलहाल दक्षिणी इलाकों की तुलना में ठंड थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री का अंतर बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यहाँ भी ठंड का असर तेज होगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार से झारखंड में ठंड और अधिक बढ़ने वाली है। सुबह के समय हल्का कुहासा छाए रहने की संभावना है, जबकि दोपहर में चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों को कंपकपी महसूस कराएंगी। शाम ढलते ही स्वेटर, शॉल और कंबल की जरूरत महसूस होगी। झारखंड का मौसम शुक्रवार को सामान्य और साफ रहने की उम्मीद है। दोपहर में तेज धूप और शाम को ठंड का एहसास रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटों में झारखंड के तापमान में औसतन 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तापमान में और 2 डिग्री की गिरावट संभव है। फिलहाल राज्य का अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। झारखंड में फिर शुरू हुआ आवेदन, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। झारखंड सरकार ने एक बार फिर से महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बने और अपने परिवार की जरूरतें खुद पूरी कर सके। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महिला कल्याण योजना है, जिसके माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को वित्तीय मदद दी जाती है। यह राशि हर महीने सीधे बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, घर परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग देना, ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन पूरी तरह फ्री और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए। किसी अन्य समान सरकारी योजना से लाभ न ले रहे हों। झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी तदाशा मिश्रा पदभार किया ग्रहण। झारखंड की पहली महिला डीजीपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने अपना योगदान दे दिया है। गुरुवार को सरकार ने तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय ने बतौर डीजीपी के रूप में तदाशा मिश्रा ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। 1994 की बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने झारखंड के प्रभारी डीजीपी के रूप में अपना योगदान दे दिया है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में तदाशा मिश्रा ने अपना पदभार ग्रहण किया। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के वीआरएस लेने के बाद झारखंड में डीजीपी का पद रिक्त हो गया था। प्रभारी डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के बाद तदाशा मिश्रा ने बताया कि फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता झारखंड स्थापना दिवस है। इसके अलावा बेसिक पुलिसिंग पर उनका विशेष जोर रहेगा। संगठित अपराध और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि पुलिस एक टीम की तरह काम करेगी। किसी एक व्यक्ति विशेष पर सब कुछ निर्भर नहीं करेगा। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक टीम सब कुछ कर सकती है। पब्लिक का विश्वास जीतना उनकी विशेष प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य की नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने मुलाकात की। प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह और 1993 बैच के आईपीएस एमएस भाटिया झारखंड में ही पदस्थापित है। ऐसे में संवैधानिक संकट भी है, क्योंकि इन दोनों सीनियर अफसरों के होते हुए 1994 बैच के आईपीएस तदाशा मिश्रा को झारखंड पुलिस का नया कप्तान बनाया गया है। सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज। पश्चिम सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगलों में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। ये घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के मारंगपोगा
और तेताई के सीमावर्ती इलाकों में हुई, जहां कोबरा बटालियन के जवानों और नक्सलियों के बीच लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक गोलीबारी चली। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से किसी हताहत की सूचना नहीं है। चाईबासा एसपी अमित रेणु ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में अभियान अब भी जारी है। उन्होंने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। सुरक्षा बलों ने मौके से कुछ हथियार बरामद किए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि नक्सलियों के ठिकानों और उनके स्थानीय सहयोगियों का पता लगाया जा सके। जानकारी के मुताबिक ये वही इलाका है जहां 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा सक्रिय है। उसके साथ अनमोल, असीम मंडल, चमन और अजय महतो जैसे कुख्यात नक्सली नेता भी इस क्षेत्र में सक्रिय बताए जाते हैं। इलाके में तनाव का माहौल है और रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें अब भी सुनी जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी है और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर महिला कोच से बरामद हुए 78 कछुए। धनबाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने धनबाद रेलवे स्टेशन पर योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस से 78 कछुए बरामद किए हैं। बरामद किए गए कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 7,80,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ पोस्ट धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के महिला कोच में कछुओं की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर आरपीएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तलाशी ली और कछुओं से भरे बैग बरामद किए। बरामद कछुओं को आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद के वन क्षेत्र पदाधिकारी को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कछुए संरक्षित प्रजाति में आते हैं और उनकी अवैध तस्करी दंडनीय अपराध है। इस अभियान में आरपीएफ के जवान कुंदन कुमार, जीवलाल राम, बबुलेश कुमार, सत्येंद्र कुमार प्रसाद, प्रमोद कुमार और विवेक कुमार शामिल थे। धनबाद आरपीएफ ने बताया कि वो रेलवे मार्गों से वन्य जीवों की अवैध तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इससे पहले भी टीम ने कई बार कछुओं को तस्करों से बरामद कर वन विभाग को सौंपा है। दामोदर नदी से एक और युवक का शव बरामद। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान 6 युवक बहे थे, 5 के शव निकाले गए, 1 की तलाश जारी। दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दौरान पानी की तेज धार में बहे 6 युवकों में से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। गुरुवार तक 4 और शुक्रवार को एक और युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। एक युवक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है। गुरुवार शाम अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान रोक दिया गया था, जिसे शुक्रवार सुबह फिर से शुरू किया गया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस के साथ डूबे युवक के परिजन कैंप कर रहे हैं। बरामद शवों की पहचान भूली निवासी रोहन यादव उर्फ गोलू, रोहित यादव, विजय कुमार यादव, भीम कनाली निवासी सनी चौहान और सुमित राय के रूप में हुई है। भूली निवासी अनीश कुमार यादव अभी भी लापता है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नदी किनारे जमा हैं। एनडीआरएफ की टीम गुरुवार सुबह से ही नदी में तलाशी अभियान चला रही है। महुदा थाना प्रभारी ललित रंजन भगत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को स्नान करने तेलम मच्छो स्थित दामोदर नदी गए 5 युवकों के 2 समूहों के साथ बड़ा हादसा हो गया था, जहां एक तरफ कतरास के भीम कनाली में रहने वाले 5 दोस्त नदी के तेज बहाव में बह गए, वहीं भूली से गए 5 दोस्त में से 4 एक घंटे बाद उसी जगह स्नान के दौरान तेज धार की चपेट में आ गए। भीम कनाली के 3 युवकों को तो स्थानीय लोगों ने बचा लिया, पर बाकी पानी में लापता हो गए। इनमें से अब तक 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 1 की तलाश जारी है। गुड्डा में लापता महिला का शव कूड़े से बरामद, पति से झगड़े के बाद हुई थी गायब। गुड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के बागजोरी गांव में शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव घर के पीछे स्थित कुएं से बरामद किया गया। मृतिका की पहचान काजल कुमारी के रूप में हुई है, जो 5 नवंबर से लापता थी। पुलिस के अनुसार काजल का अपने पति मिथुन भगत से 5 नवंबर की शाम झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो घर से अचानक गायब हो गई थी। मिथुन भगत ने बताया कि वो उस दिन अपनी मां को महागामा छोड़ने और किराना का सामान लेने गया था। देर से लौटने पर पत्नी ने सवाल किया, जिससे दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद काजल घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने घर के पीछे स्थित कुएं में महिला का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महागामा थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल और एएसआई रोमा कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। मृतिका के पति ने बताया कि काजल मूल रूप से भागलपुर जिले के नाथनगर की रहने वाली थी। दोनों की शादी वर्ष 2023 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और उनका 1 वर्ष का बच्चा भी है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
अफसरों की प्रताड़ना से कर्मचारी की मौत, पत्नी ने सीएम को लिखा भावुक पत्र, सीएम ने दिए जांच के आदेश। सिमडेगा जिले की रहने वाली नीलिमा कांत मिंज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपने पति की मौत को विभागीय अधिकारियों की प्रताड़ना का नतीजा बताया है। नीलिमा के अनुसार उनके पति कृषि विभाग सिमडेगा में कार्यरत थे। पिछले कुछ महीनों से विभाग के कुछ अधिकारी उन्हें लगातार अनावश्यक रूप से स्पष्टीकरण पत्र भेज रहे थे और काम को लेकर दबाव बना रहे थे। उन्होंने बताया कि बार बार की पूछताछ और दबाव के कारण उनके पति गंभीर मानसिक तनाव में आ गए थे। नीलिमा ने पत्र में लिखा कि 4 नवंबर 2025 को मानसिक तनाव की वजह से उनके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों ने इस तरह परेशान नहीं किया होता तो उनके पति आज जीवित होते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिमडेगा के उपायुक्त यानी डीसी और झारखंड पुलिस मुख्यालय को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आश्वासन दिया है कि अगर जांच में प्रताड़ना की पुष्टि होती है तो दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर पलामू गढ़वा सीमा होगी सील, नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान। पड़ोसी राज्य बिहार में दूसरे की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। पलामू से सटे बिहार के गया, औरंगाबाद और रोहतास के इलाके में भी वोटिंग होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू जिला में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। 11 नवंबर को होने वाले वोटिंग को लेकर अगले 48 घंटे में बिहार से सटे हुए झारखंड के पलामू और गढ़वा के सीमावर्ती इलाके को सील कर दिया जाएगा, जबकि प्रतिबंधित नक्सल संगठनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, बिहार एसटीएफ समेत कई बलों को तैनात किया जाएगा। नक्सल अभियान के दौरान वोटिंग से पहले सीमावर्ती इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। दोनों राज्यों ने नक्सली कमांडर और नक्सल समर्थकों की सूची को भी साझा किया है। इसी सूची के आधार पर एक नक्सली कमांडर और उनके समर्थकों को टारगेट किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू और गढ़वा में इंटरस्टेट चेकपोस्ट बनाया गया है। चेकपोस्ट पर पुलिस और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही रही निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाया गया है। वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले इंटरस्टेट चेकपोस्ट के माध्यम से बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। पलामू में 4 इंटरस्टेट चेकपोस्ट बनाया गया है, जबकि गढ़वा के इलाके में भी चेकपोस्ट बनाया गया है। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सड़कों से खासकर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से हटाए जाए आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। बता दें कि 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया था कि सड़कों से आवारा जानवरों को हटाया जाए और इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को पूरे देश में लागू करते हुए कहा कि सभी राज्यों और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी संस्थाओं के आसपास से हटाने की विशेष व्यवस्था की जाए। पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जा सकेगा, बल्कि उनकी व्यवस्था किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर की जाएगी और उनकी नसबंदी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को सख्ती से पालन करवाएं और कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट एवं हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर दायर करें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। विनय सिंह एसीबी की जांच प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए कोर्ट ने नहीं दी बेल। आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह को हजारीबाग एसीबी की विशेष अदालत ने इसलिए जमानत नहीं दी क्योंकि उन्हें जमानत मिलती तो वो एसीबी की जांच को प्रभावित कर सकते थे। ये बात कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। कोर्ट ने अपने 7 पन्नों के आदेश में कहा है कि सरकारी भूमि का निजी व्यक्ति को हस्तांतरण गंभीर विषय है और इससे सरकार को बड़ी हानि होती है। सोमवार को 3 नवंबर को कोर्ट ने विनय सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आईएएस विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह एसीबी की कांड संख्या 11/2025 की नामजद आरोपी हैं। एसीबी के मुताबिक जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है वो विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर है। ये भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 155, 160 और 848 है और कुल रकबा 28 डिसमिल है। वहीं खाता नंबर 73 और प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है। ये भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है। उक्त खाता और प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इस पर नेक्स्टजेन का शोरूम संचालित है। उक्त खाता और प्लॉट में कुल 20 से ज्यादा म्यूटेशन अलग अलग लोगों के नाम पर किए गए हैं। ये सब कुछ विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहते हुए हुआ है।
साहिबगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एंटी क्राइम चेकिंग में 2 युवक गिरफ्तार, स्कूटी से मिले 5 लाख के 8 मोबाइल फोन। साहिबगंज पुलिस ने 5 नवंबर की देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 स्कूटी सवार युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 5 लाख मूल्य के 6 आईफोन सहित कुल 8 महंगे मोबाइल फोन और एक स्कूटी जब्त की गई है। दोनों गिरफ्तार आरोपी साहिबगंज जिले के ही रहने वाले हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को 5 नवंबर की रात लगभग 11 बजे मोबाइल फोन चोरी तस्करी से संबंधित एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में तत्कालिक टीम का गठन किया गया। इसी टीम द्वारा रात में करीब 12 बजे 3 पहाड़ स्थित मछली पट्टी के पास एक एंटी क्राइम चेकिंग पॉइंट लगाया गया। ये चेकिंग अपराधियों की धरपकड़ और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की जा रही थी। रात करीब 1 बजे एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्ति रेलवे स्टेशन की तरफ से बापूपुर की तरफ आ रहे थे। मछली पट्टी पर पुलिस की एंटी क्राइम चेकिंग देखकर वे तुरंत भागने लगे। गश्ती में तैनात पदाधिकारी और सशस्त्र बल ने बिना देर किए दोनों स्कूटी सवारों का पीछा किया और उन्हें खदेड़कर पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मन्नू कुमार उर्फ मन्नू महतो और संदीप कुमार उर्फ संदीप नोनिया के रूप में हुई है। ये दोनों साहिबगंज जिले के ही निवासी हैं। पलामू में बीएड छात्रा की दुर्घटना में मौत मामले में ट्रक मालिक पर एफआईआर दर्ज। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के खनवा में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में बीएड छात्रा आशा कुमारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सदर थाना की पुलिस ने छात्रा की मौत का कारण बने ट्रक को घटना के दिन ही जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया था। मृतका आशा कुमारी भट्टी मोहल्ला की रहने वाली थी। वह जीएलए कॉलेज में बीएड सत्र 2023 से 25 की छात्रा थी। वह सिक्की कला विद्यालय में शिक्षण अभ्यास पूरा पति और अपनी मासूम बेटी के साथ स्कूटी से घर लौट रही थीं। रास्ते में खनवा गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में आशा गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। पति व बच्ची को भी गहरी चोट लगी थी। स्थानीय लोगों ने तीनों को एम्बुलेंस से एमएमसीएच मेदिनीनगर भेजा था, जहां डॉक्टरों ने आशा को मृत घोषित कर दिया था। थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि टक्कर मारने वाला ट्रक एफसीआई में चलता था। मृतका के पति संदीप कुमार के बयान पर ट्रक मालिक व चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना के 4 दिन बाद भी परिवार सदमे में है। मोहल्ले में शोक का माहौल है। कॉलेज के शिक्षकों और सहपाठियों ने भी छात्रा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 18 को। झारखंड नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। सीबीआई की याचिका पर 7 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान समय मांगे जाने की वजह से न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले के सिलसिले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई ने पीई दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। साथ ही विधानसभा की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में सीबीआई ने जांच बंद कर दी थी। इसके बाद सीबीआई ने अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाकर जांच जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 18 नवंबर निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद विधानसभा में हुई नियुक्तियों के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी। तत्कालीन अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में 274 और आलमगीर आलम के कार्यकाल में 324 पदों पर नियुक्ति हुई थी। इन नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आने के बाद राज्यपाल ने जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग के पहले अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद ने जांच में सहयोग नहीं मिलने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। दूसरे आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। इसमें नियुक्ति के दौरान भारी गड़बड़ी का उल्लेख किया गया। साथ ही नियुक्ति के दौरान लेनदेन के आरोपों से जुड़े मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की। आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल ने भी विधानसभा अध्यक्ष को सीबीआई जांच के लिए लिखा, लेकिन विधानसभा ने जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में तीसरे आयोग का गठन कर दिया। तीसरे आयोग ने दूसरे आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
धनबाद में ऑपरेशन सतर्क के तहत हावड़ा लालकुआ एक्सप्रेस से 96 कैन अंग्रेजी बियर बरामद। धनबाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद स्टेशन पर आई हावड़ा लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12353 से 96 कैन अंग्रेजी बियर बरामद की गई है। बरामद बियर का बाजार मूल्य 10,560 रुपये बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में गठित टास्क टीम ने धनबाद स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क चलाया। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची हावड़ा लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12353 की तलाशी ली गई। टीम ने ट्रेन के गार्ड ब्रेक साइड जनरल कोच से लावारिश बस संदिग्ध अवस्था में 3 पिट्ठू बैग बरामद किए। बैग की जांच की गई तो उसमें 96 कैन प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर बरामद की गई। हर कैन 500 मिलीलीटर की थी और कीमत 110 बताई गई है। इस तरह कुल 48 लीटर बरामद बियर का अनुमानित मूल्य 10,560 रुपये है। इस संबंध में आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि बरामद बियर लावारिस अवस्था में मिली और किसी व्यक्ति ने उस पर दावा नहीं किया। टीम ने नियमानुसार बियर को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग धनबाद को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन फिर धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, निगम की कार्रवाई तेज। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बावजूद शहर के कई इलाकों में दुकानदार प्लास्टिक बैग, कप, प्लेट और चम्मच का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर निगम लगातार छापेमारी और निरीक्षण कर रहा है, लेकिन इसका असर सीमित दिख रहा है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग और सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 1 महीने में औचक छापेमारियों के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किए गए। अधिकारी ने कहा कि हाल ही की छापेमारियों में काफी मात्रा में प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल कप और चम्मच मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि कमजोर निगरानी और जागरूकता की कमी के कारण उल्लंघन जारी है। एक निवासी ने बताया कि हर छोटी दुकान पर प्लास्टिक बैग बिना डर के दिया जा रहा है। नगर निगम ने बाजारों में औचक जांच, चेतावनी और जुर्माने की कार्रवाई तेज कर दी है। जनवरी 2024 से अब तक निगम ने नियमों के तहत 60,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल है। दुकानदारों का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल या कपड़े के बैग महंगे और जल्दी फटने वाले होते हैं। एक दुकानदार ने कहा कि प्लास्टिक बैग सस्ते और मजबूत होते हैं, जबकि ग्राहक भी अतिरिक्त पैकिंग की मांग करते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मनाया गया गौरवपूर्ण उत्सव। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष उत्सव आयोजित किया गया। एयरपोर्ट परिसर में सामूहिक गायन कार्यक्रम हुआ, जिसमें एयरपोर्ट के कर्मियों और सीआईएसएफ जवानों ने पूरे जोश और गर्व के साथ वंदे मातरम गाना गाया। कार्यक्रम के दौरान पूरा एयरपोर्ट परिसर देशभक्ति की गूंज से भर गया। उपस्थित कर्मियों ने इसे भारतीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। इस अवसर पर सभी ने राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। बताते कि 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। ये गाना पहली बार उसी साल साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। गीत को पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था, जबकि गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म, मरीजों की बड़ी परेशानी। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वैक्सीन ARV का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिससे जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए आए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल से मरीजों को बिना इंजेक्शन लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है और उन्हें सदर अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां फिलहाल वैक्सीन उपलब्ध है। वहीं अस्पताल के ARV केंद्र के इंचार्ज रविराज ने बताया कि वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जो थोड़ी बहुत वैक्सीन बची थी वो कुछ मरीजों को ही दी जा सकी। बाकी बचे मरीजों को, जिनमें वयस्क और बच्चे दोनों शामिल हैं, उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रविराज ने बताया कि प्रतिदिन औसतन 50 मरीज एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज मरीजों की संख्या कुछ कम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधीक्षक ने वैक्सीन की जल्द उपलब्धता के लिए परमिशन दे दी है और उम्मीद है कि स्टॉक जल्द ही आ जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि टेंडर नहीं होने के कारण वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं वैक्सीन लगवाने आए मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। एक मरीज ने बताया कि वो अपनी पत्नी को एंटी रेबीज वैक्सीन का दूसरा डोज दिलाने के लिए आया था, लेकिन यहां पता चला कि वैक्सीन खत्म हो गई है। डॉक्टर ने यहां से सदर अस्पताल जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा पहले से ही कुत्ते के काटे जाने से परेशान है और अब बेवजह धक्के खाने पड़ रहे हैं। फिलहाल SMNMCH से रेफर किए गए मरीजों के लिए धनबाद के सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। मरीजों को सलाह दी गई है कि वे
बिना समय गंवाएं सदर अस्पताल जाकर अपना इलाज कराएं, क्योंकि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और जानवर के काटने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन समय पर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने 62 करोड़ के टेंडर के बदले ठेकेदार से 1 करोड़ 88 लाख घूस ली। ठेकेदार राजेश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम को घूस के रूप में 1 करोड़ 88 लाख रुपए दिया था। घूस की यह रकम राजेश कुमार की कंपनियों को 62 करोड़ रुपए का टेंडर देने के बदले दिया गया था। घूस का भुगतान वीरेंद्र राम के जमशेदपुर स्थित सरकारी आवास पर किया गया था। ग्रामीण विकास में पदस्थापित रहने के दौरान भी वीरेंद्र राम ने जल संसाधन के चीफ इंजीनियर के सरकारी आवास पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। ईडी ने टेंडर के बदले कमीशन से जुड़े मामले की जांच में पाया कि राजेश कुमार ने 2 कंपनियां बनाई थी। इसमें राजेश कुमार कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। राजेश कुमार इन दोनों ही कंपनियों में निदेशक है। वीरेंद्र राम के घर पर हुई छापेमारी के दौरान राजेश कुमार की कंपनियों के नाम पर खरीदी गई 2 गाड़ियां टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर कीमती गाड़ियां मिली थी। वीरेंद्र कुमार द्वारा मांगे जाने पर ठेकेदार ने ये गाड़ियां उसे दी थी। ईडी ने जांच में पाया कि ठेकेदार राजेश कुमार की दोनों कंपनियों को 62 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। जांच के दौरान राजेश कुमार ने भी ये स्वीकार किया कि वीरेंद्र राम टेंडर देने के बदले कमीशन लेते थे। उसकी कंपनी को वीरेंद्र राम से 62 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था। इसके बदले कमीशन का भुगतान किया गया था। 62 करोड़ रुपए के टेंडर के बदले वीरेंद्र राम को कमीशन के तौर पर 1 करोड़ 88 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। कमीशन की रकम वीरेंद्र राम के जमशेदपुर स्थित सरकारी आवास पर पहुंचाई गई थी। राजेश कुमार ने वीरेंद्र कुमार राम के घर से जब्त की गई महंगी गाड़ियों के सिलसिले में यह दावा किया कि इसे कुछ दिनों के इस्तेमाल के लिए दिया गया था। हालांकि ईडी ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजेश कुमार की ओर से कभी इन गाड़ियों को वापस लेने की कोशिश नहीं की गई थी। ईडी ने इन गाड़ियों को भी टेंडर के बदले घूस के रूप में दिया गया माना है। ईडी द्वारा दूसरी बार पूछताछ के दौरान ठेकेदार राजेश कुमार ने अपनी कंपनी को मिले टेंडर और वीरेंद्र राम के दिए गए कमीशन की रकम को कम बताया। दूसरी बार राजेश कुमार ने यह कहा कि वीरेंद्र राम ने उसकी कंपनी को 60 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था। इसके बदले कमीशन के रूप में वीरेंद्र राम को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। राजेश कुमार ने यह भी स्वीकार किया कि वो 2015 से वीरेंद्र राम के संपर्क में है। उस वक्त वीरेंद्र कुमार राम जल संसाधन विभाग के स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट में चीफ इंजीनियर के रूप में पदस्थापित थे। दुबई में झारखंड करेगा अपनी आर्थिक ताकत, संस्कृति व हस्तशिल्प का प्रदर्शन। झारखंड सरकार दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिधान एवं वस्त्र मेले में भाग लेने के लिए तैयार है। ये मेला 17 से 18 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें झारखंड अपनी आर्थिक ताकत, संस्कृति और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है, साथ ही राज्य की सांस्कृतिक विविधता और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। दुबई में होने वाले मेले में शिरकत करने से वैश्विक वस्त्र परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को समझने का अवसर मिलेगा। राज्य की वस्त्र नीति तैयार करने में मदद मिलेगी। सहयोग, साझेदारी और नवाचारों की खोज हो सकेगी। साथ ही झारखंड की ब्रांड वैल्यू और हथकरघा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एक पेशेवर इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी की तलाश शुरू की है। एजेंसी यात्रा व्यवस्था, आवास, वीजा प्रक्रिया और रसद का प्रबंधन करेगी। प्रतिनिधि मंडल के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों की बुकिंग की जाएगी। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे, दिल्ली में हुआ भव्य शताब्दी समारोह। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, ओडिशा के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज और FIH अध्यक्ष डाटो तैयब इकराम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हॉकी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है और अब फिर से ये नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। वहीं तैयब इकराम ने भारत की हॉकी में भूमिका को प्रेरणादायक और ऐतिहासिक बताया। कार्यक्रम की शुरुआत स्पोर्ट्स मिनिस्टर 11 और हॉकी इंडिया 11 के बीच प्रदर्शनी मैच से हुई, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर 11 ने 3-1 से जीत दर्ज की। ब्यूटी डुंगडुंग, सलीमा टेटे और कृष्णा पाठक ने गोल किए, जबकि मनप्रीत सिंह ने हॉकी इंडिया 11 की ओर से 1 गोल किया। कार्यक्रम में गुरबख्श सिंह, हरबिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, अशोक कुमार, BP गोविंदा, असलम शेर खान, जफर इकबाल, ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, विनीत कुमार, रोमियो जेम्स,
असुंता लाकड़ा और सुभद्रा प्रधान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 100 इयर्स ऑफ इंडियन हॉकी पुस्तक और एक विशेष फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 1928 से अब तक की भारतीय हॉकी की गौरव गाथा दिखाई गई। देश भर में 500 जिलों में आयोजित हॉकी फेस्टिवल में 36,000 से अधिक खिलाड़ियों ने 1,000 से ज्यादा मैच खेले, जिससे ये जश्न एक राष्ट्रीय खेल उत्सव बन गया। ट्यूशन के लिए निकले छात्र का 7 दिन बाद मिला शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। चतरा जिले के रक्सी गांव के लापता युवक सत्यम साहू का शव 7 दिन बाद गुरुवार को धमनिया स्थित एक पानी भरे पत्थर खदान में मिला। शव शत विक्षत अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते सत्यम की सुनियोजित हत्या किए जाने की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार रक्सी गांव निवासी सत्यम साहू 30 अक्टूबर की शाम ट्यूशन पढ़ने जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वे लौटे नहीं। परिजनों ने 31 अक्टूबर को चतरा थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगातार 8 दिनों की तलाश के बाद गुरुवार को सदर थाना क्षेत्र के धमनिया स्थित पत्थर माइंस के गहरे पानी भरे गड्ढे में सत्यम का शव तैरता हुआ मिला। शव मिलने के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने चतरा पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने सत्यम की खोज के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मृतक के मामा श्रवण साव ने आरोप लगाया कि प्रेम प्रसंग के कारण सत्यम की हत्या कर शव को माइंस में फेंक दिया गया। पुलिस की उदासीनता से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने चतरा चौपारण मुख्य मार्ग को जाम कर आवागमन ठप कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम हटवाकर स्थिति को सामान्य किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।